हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 12th की फर्स्ट बुक है जो हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट कोल्ड वॉर करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे और अपने एग्जाम्स में इस टॉपिक को खूब एक्सप्लेन कर आएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इस चैप्टर का क्या नाम है? कोल्ड वॉर और नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको हम नैम भी बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर क्या होती है। ये जो पूरा चैप्टर है उसमें जो फर्स्ट हमारे चैप्टर की शुरुआत है वो नाम से हो रही है, कोल्ड वॉर। जानेंगे हम कि कोल्ड वॉर क्या है और इसके पीछे की जो सारी हिस्ट्री है वो क्या है। ठीक है, तो द कोल्ड वॉर वॉज एन ongoing political rivalry between the United States and the Soviet Union and their respective allies that developed after World War II। इसमें इन लोगों ने बताया है कि कोल्ड वॉर एक पॉलिटिकल राइवलरी है, मतलब एक तरह का हम कह सकते हैं ठंडे तरीके से लड़ी जाने वाली लड़ाई है जो किनके बीच में है? यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि हमारे अमेरिका हो गया, यूएसए, और सोवियत यूनियन जिसको हम यूएसएसआर भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको कोल्ड वॉर कहते हैं। ये लड़ाई कब थी? जब वर्ल्ड वॉर सेकंड है उसकी जो शुरुआत है वो हुई थी और जिसका एंड है वो हुआ था। मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये थर्ड कोल्ड वॉर जो है वो शुरू हुई थी। ठीक है, जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। दिस हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू सुपर पावर्स वॉज फर्स्ट गिवन इट्स नेम बाय जॉर्ज ऑरवेल इन एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन 1945। इस वॉर को फर्स्टली किस इंसान ने नाम दिया था कि ये कोल्ड वॉर है? उस इंसान का नाम था जॉर्ज ऑरवेल उसका नेम क्या था? जॉर्ज ऑरवेल। ओके, कहाँ दिया था इसने नेम? ये एक आर्टिकल में जो 1945 में पब्लिश हुआ था। जॉर्ज ऑरवेल उसने ये पब्लिश किया था 1945 में। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है हमारी इसकी आगे जो हम ब्रीफ में जानेंगे। इन ब्रीफ, द कोल्ड वॉर रेफर to a series of confrontation between the United States of America and Soviet Union backed up by their respective allies। मतलब जो ये कोल्ड वॉर थी ये यूएसए एंड जो हमारी सोवियत यूनियन है यूएसएसआर, उन दोनों के बीच में थी और इनके जो एलाइज थे, मतलब जैसे यूएसए में और भी उसके अंडर कंट्रीज़ आती हैं और यूएसएसआर के अंडर जितने भी कंट्रीज़ आती हैं, उन दोनों कंट्रीज़ ने अपने एलाइज के साथ मिलकर ये जो वॉर है वो लड़ी थी। ठीक है, कोल्ड वॉर वाज कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू आइडियोलॉजीज़। ये दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं बल्कि दो आइडियोलॉजीज़ के बीच में जो वॉर थी वो चल रही थी। जैसे जो हमारा यूएसए है वो कैपिटलिज्म की उसकी आइडियोलॉजी थी एंड जो हमारी यूएसएसआर है उसकी आइडियोलॉजी क्या थी? कम्युनिज्म। ठीक है, टू ब्लॉक्स थे वर वेस्टर्न अलायंस यूएसए एंड ईस्टर्न अलायंस यूएसएसआर। ओके, मतलब जो हमारा यूएसए है वो वेस्टर्न अलायंस था और जो हमारी यूएसएसआर है वो ईस्टर्न अलायंस थी। और on 15th August 1945, the Allied forces comprising the United States, the Soviet Union, Britain, France defeated the Axis powers comprising Germany, Italy and Japan. The Second World War was first made to an end। कि जब 1945 में हमारी फर्स्ट जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो एंड हुई थी, उसके बाद जो हमारी कोल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो गई थी। कैसे हुई थी वो जो मैंने अभी आपको इस पूरी ब्रीफिंग में बताया है उससे ये साबित होता है। ओके, जैसे
की कोल्ड वॉर क्या थी, दोनों यूएसए एंड सोवियत यूनियन के बीच में जो एक कन्फ्रंटेशन चल रही थी, ठीक है, वो एक तरह की कोल्ड वॉर कहलाती थी, ठीक है। जैसे विदाउट एनी आर्म्ड फोर्सेस, वेपन्स के बगैर जो लड़ाई चल रही थी उन दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उनको कोल्ड वॉर कहते हैं। और ये जो कोल्ड वॉर थी ये किसकी लड़ाई कैसी थी, इसमें दो आइडियोलॉजीज़ की लड़ाई थी, जैसे एक कैपिटलिज्म की और एक कम्युनिज्म की। इस पूरे चैप्टर की जैसे ये ब्रीफिंग है, इसके आगे हम इन डिटेल आगे रीड करते जाएंगे और आपको ये चैप्टर है जो वो समझता जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इसमें इन्होंने बताया कि कोल्ड वॉर स्टार्ट कब हुई थी। 14 अगस्त 1945, मतलब जब हमारी वर्ल्ड वॉर सेकंड है वो एंड हुई थी, तब जो हमारी कोल्ड वॉर है वो स्टार्ट हुई थी। ओके, नेक्स्ट ट्रेमोटेशंस ऑफ Second World War 1939 to 1945 were also felt in Southeast Asia, China, Burma, now Myanmar and parts of India's northeast। मतलब जो हमारी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसमें कौन कौन से जो एरिया थे वो इफ़ेक्ट हुए थे, और ये कब से कब तक थी, 1939 से लेकर 1945 तक। और इसमें कौन कौन से एरियाज़ हैं जो इफ़ेक्ट हुए थे, वो थे साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया, और क्या था, चाइना, बर्मा, नाउ म्यांमार, जिसको हम आज म्यांमार कहते हैं, वो वाला एरिया, और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स। ओके, आफ्टर द Second World War, the United States and Soviet Union became the greatest power in the world। कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स थी और सोवियत यूनियन यूएसएसआर थी, ये दोनों जो कंट्रीज थी, दोनों जो पावर थी, वो ग्रेटेस्ट पावर बन गई थी इन वर्ल्ड में, ठीक है। विद द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स एनीवेयर ऑन द अर्थ, अ बाइपोलर वर्ल्ड वाज फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुई तो उसके बाद दो पावर्स हमारे सामने आई, जो थी यूएसए एंड सोवियत यूनियन यूएसएसआर। जब ये दोनों पावर्स ग्रेटेस्ट पावर बन गई थी, इनके पास इतनी एबिलिटी थी कि ये अर्थ के ऊपर कोई भी इवेंट है जो वो कंडक्ट करवा सकती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरह का क्या था, बाइपोलर वर्ल्ड था जो फॉर्म हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। ये जो दोनों पावर ब्लॉक्स हैं जो भी हम पढ़कर आए हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इनकी जो एमरजेंस हैं वो हो गई थी, वो कैसे हुई थी। अब हम इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जानेंगे। टू पावर ब्लॉक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये जो दो ब्लॉक्स हैं ये एमरजेंस में इस्टेब्लिश हुए थे। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत रशिया, जिसको हम सोवियत यूनियन को हम क्या कहते हैं आजकल, रशिया, बिकेम टू सुपर पावर्स। दे ट्राइड टू डोमिनेट ओवर द कंट्रीज इन देयर ओन वे। वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अब जो कोल्ड वार है वो क्यों हो रही थी, क्योंकि जो ये दोनों पावर्स थी ये अपने अपने तरीके से दूसरी कंट्रीज़ पर अपनी जो डोमिनेशन है, जो अपने पावर हैं, वो इस्टेब्लिश करना चाहती थी, अपना हक है जो जमाना चाहती थी, ठीक है। आगे, इन अ वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन द टू अलायंस। अब हमको पता है कि जो हमारा वर्ल्ड है वो टू अलायंस में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो a state was supposed to remain tied to its protective superpowers to limit the influence of other superpowers and its allies। तो अब जो इनके अंदर जो छोटी छोटी स्टेट्स थी उनके क्या एक उनकी हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने अपने ही ब्लॉक में अपने ही पावर के साथ, जैसे यूएसए है, यूएसए की जो स्टेट्स हैं, जो एरियाज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर उन्होंने अपनी पावर के साथ, अपनी पावर है जो अपने रिलेशंस हैं वो अच्छे से बिल्ड करके रखने थे। और जो यूएसएसआर है उन्होंने अपनी कंट्रीज़ के साथ, तभी तो वो दूसरी जो एक दूसरे की जो हम कह सकते हैं राइवलरीज कंट्रीज़ हैं उनसे क्या करेंगी, बच सकेंगी,
ठीक है। दैट इज़ वाई दीज वर ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस। इन दोनों ग्रुप्स को अलग करने के लिए मतलब एक अलग पहचान कैसी मिलती है हमको कि ये दोनों अलग हैं, कि जो यूएसए है उसको हम वेस्टर्न अलायंस कहते हैं, जो वो कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं आपस में उनको हम वेस्टर्न अलायंस बोलेंगे, और जो यूएसएसआर की तरफ से हैं उसको हम ईस्टर्न अलायंस बोलेंगे, ठीक है। द वेस्टर्न अलायंस वाज फॉर्मुलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो वेस्टर्न अलायंस थी इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी जिसका नाम था नाटो, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी थी, इन अप्रैल 1949 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इट वॉज एन एसोसिएशन। अब ये नाटो के बारे में बता रहा है कि ये नाटो है वो क्या है, ठीक है, एक मिनट। अब नाटो क्या है, एक तरह की एसोसिएशन है जिसमें 12 स्टेट्स हैं विच डिक्लेयर दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम, ठीक है। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि ये नाटो है, ये 12 स्टेट्स की एक एसोसिएशन है, मतलब एक ग्रुप है जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि अगर कोई आर्म्ड अटैक एक दूसरे पर करता है, मतलब वन ऑफ देम मतलब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अगर मतलब यूरोप या नॉर्थ अमेरिका पर अगर इन लोगों ने अटैक किया तो वो क्या कहलाया जाएगा कि ये जो अटैक है वो सभी पर हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब अब ये जो एक ग्रुप बन गया था, अगर इस ग्रुप में किसी एक पर भी अटैक होता है तो वो ऐसा समझा जाएगा कि सभी पर अटैक हो रहा है, ठीक है। ईच ऑफ दीज स्टेट्स वुड बी ऑब्लिग्ड हेल्प अदर्स। इसका कहने का मतलब क्या है कि अब जो ये एसोसिएशन बन चुकी है इसका अब मेन काम क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इन्होंने एक दूसरे की हेल्प करनी है, ठीक है। अब जो ईस्टर्न अलायंस है, यूएसएसआर है, वो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनाई, वार्सा पैक्ट, ठीक है। जैसे इन्होंने अपनी नाटो बनाई थी, इन्होंने वार्सा पैक्ट है वो बनाया। ये किसके लेड किया गया था, सोवियत यूनियन, क्रिएटेड इन 1955। ये जो हमारी नाटो है ये नाटो इस्टेब्लिश हुई थी 1949 में, और जो हमारा वार्सा पैक्ट है ये कब हुआ था, 1955 में। और इसके प्रिंसिपल फंक्शंस क्या थे कि वॉज टू काउंटर नाटोज फोर्सेस इन यूरोप, कि यूरोप में नाटो के जो मतलब फोर्स है, नाटो की जो पावर है उसको ख़त्म कर देना, ओके। होप सो कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं। अब ये दो एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह की पावर्स जो ब्लॉक्स हैं, पावर ब्लॉक्स, ये इस्टेब्लिश तो हो गई, लेकिन इन दो पावर ब्लॉक्स का मतलब एक तरह का डर भी था जो अदर इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ पर, स्टेट्स पर पड़ रहा था। फॉर एग्जांपल इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है, लेकिन 1945 के बाद ये जो कोल्ड वार है वो शुरू हो गई थी। अब सोचने वाली बात ये थी कि अब 1945 के बाद, ठीक है, इन्होंने अपनी पावर है जो इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी, और जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हुई थी तभी मतलब जो इंडिपेंडेंट जिन कंट्रीज़ ने हासिल की थी उनको ये डर था कि कहीं हमारी जो इंडिपेंडेंस है हमसे दोबारा छीन ली ना जाए, ठीक है, क्योंकि ये जो पावर्स थी ये अपना जो हमारी पावर है उनको कंट्रीज़ के ऊपर थोप रही थी, ठीक है। द कोल्ड वॉर थ्रेटन्स टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 2 अलायंस, क्योंकि ये जो कोल्ड वॉर है ये क्या कर रही थी, पूरी वर्ल्ड को दो पावर्स में डिवाइड कर रही थी, जिसके सर्कमस्टांसेस के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही थी जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई थी, ठीक है। आफ्टर गेनिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल पावर्स सच एज ब्रिटेन, फ्रांस, और कौन सी है, वर रेड दैट दे वुड लॉस्ट देयर फ्रीडम एज सून एज दे गेन्ड फॉर्मल इंडिपेंडेंस। इन्होंने क्या देखा कि अगर ये दोनों पावर्स ने अपनी जो पावर है वो इस्टेब्लिश कर ली तो जो हमने अभी नई अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी जो नई इंडिपेंडेंस हासिल की है वो हम दोबारा से खो देंगे, ठीक है। और उसके आगे क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे
किन किन कंट्रीज़ को फियर था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंडिया हो गया, जिसको नैम भी बोलते हैं। अब इसको नैम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन और एक मूवमेंट चलाई थी कि हम जो ये 2 पावर ब्लॉक्स हैं इन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं, इसका पार्ट नहीं बनेंगे। नैम मीन्स नॉन अलाइंड मूवमेंट, मतलब कि हम इन दोनों पावर ग्रुप्स के साथ अलाइन नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं। ऑल्सो लॉन्च्ड, मतलब इंडिया ने 1945 के बाद जब इन पावर ग्रुप्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई तो इन्होंने अपनी जो मूवमेंट है वो लॉन्च की, जिसको हम नैम के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है कि इन्होंने अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन में अलाइन करने से, जुड़ने से मना कर दिया था। ठीक है। अब एरानास ऑफ कोल्ड वॉर, ये वाला टॉपिक हम अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और समझेंगे, ताकि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन धीरे धीरे कर सको। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर स्टडीज़ एंड योरसेल्फ ऑल्सो। थैंक यू।